Good morning students, welcome. So today we are going to start second part of chapter 9, that is reproduction in animals of your science book. But first of all, recall what we read in the last class. We read about reproduction. We came to know about what is reproduction, modes of reproduction, and we read about that there are two types of modes. The first is sexual reproduction, means sexual mode of reproduction, and second is asexual mode of reproduction. So in the last part we read about sexual mode of reproduction. We also came to know about and we read about the structure of male reproductive organ and female reproductive organ. We came to know about that the egg of female is called or the female gamete is called ova and the male gamete is called sperm. So all these things we read in the last class. So today we have to start from the topic fertilization. We will start from here. The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and an ovum. तो पहला स्टेप क्या होता है किसी भी प्रोसेस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का, जब स्पर्म दैट इज़ अ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जिसे ओवा बोलते हैं, जब ये आपस में आके फ्यूज़ होते हैं. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब होता है कि व्हेन दे मीट. फ्यूजन मतलब जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये स्टेप को क्या बोलते हैं? स्टेप को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. आगे पढ़ते हैं. व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. जब ये स्पर्म और स्पर्म जब मीट करता है एग के साथ, तो हालांकि एक से ज़्यादा स्पर्म होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक से ज़्यादा स्पर्म रिलीज़ होते हैं, बट ओनली एक स्पर्म फ्यूज़ करता है एग के साथ आकर. जब ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करता है तो इस फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. किसे बोला जाता है? इस फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो सिंपल से टर्म्स में हम समझे तो क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम is called fertilization. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form single nucleus. fertilization के टाइम पर क्या होता है, जो sperm की न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है, जैसे कि हमने sperm का जो स्ट्रक्चर देखा था पीछे, जो आपने स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके का sperm का, तो उसका जो हेड का पार्ट होता है वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है. तो स्पर्म की जो न्यूक्लियाई होती है एंड न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड द एग की न्यूक्लियाई होती है, आपस में आके फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. जब इधर स्पर्म आकर मीट कर रहा था, फ्यूज़ कर रहा था एग के साथ आकर, तो फाइनली एंटर हो जाता है एंड देन ये है आपका न्यूक्लिया एंड स्पर्म एंड दिस इज एग. ये आपस में आके क्या कर रहे हैं? ये आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, दोनों के न्यूक्लियस मीट कर रहे हैं. सो इट इज़ रिटन, द सेम थिंग इज रिटन ओवर है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. जब आपस में ये मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, मीट करते हैं, तो क्या बनता है? एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं दोनों के न्यूक्लियाई मिलकर. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. जब दोनों के न्यूक्लियाई मीट कर जाएंगे, दोनों के न्यूक्लियाई मीट करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसके बाद जो फॉर्म होगा इसे बोला जाता है जाइगोट. इनके फ्यूजन से, दोनों के एग के न्यूक्लियाई के फ्यूजन से जो फॉर्म होता है इसे बोला जाता है जाइगोट. सो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं. पहली बात तो यहाँ से, व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म इज फ्यूज विद द एग. सच फ्यूजन ऑफ द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एक तो फर्टिलाइजेशन के बारे में आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, कहाँ से करेंगे? ड्यूरिंग से. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड egg fused to form single nucleus. This formation results in fertilized egg और zygote. इसको हम fertilized egg भी बोल सकते हैं या फिर zygote भी बोल सकते हैं. यहाँ तक आप अंडरलाइन कर सकते हैं. Did you know that zygote is the beginning of new individual? आपको ये चीज़ पता है कि जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट होता है, उसकी स्टार्टिंग का सेल कौन सा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये जाइगोट होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग बोला जाता है, जिसको जब एग फर्टिलाइज होने लगता है इसे बोला जाता है
जाइगोट। जब फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे क्या बोला जाता है? जाइगोट। तो यही होता है किसी भी न्यू इंडिविजुअल की बिगिनिंग, किसी भी न्यू इंडिविजुअल की स्टार्टिंग। क्या होता है? जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है? जब फादर से स्पर्म सेल आकर मदर के एग सेल के साथ मिलता है, फ्यूज़ करता है, ये क्या होता है? ये होता है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि आपके घर पे, जिस फॉर एग्जांपल आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, आपको देख करके कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि आप अपने मम्मी पे गए हो, आप अपने पापा पे गए हो, या कोई घर में कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो ऐसा बोला जाता है उसे देखकर, ये तो अपने पापा पे लग रहा है या फिर ये अपनी मम्मा पे लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि स्पर्म सेल फादर से एंड एग सेल मदर से आके मीट करा है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जैसे आपको बताया था न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहते हैं? क्रोमोसोम्स, जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैरी करते हैं अपने साथ। तो ये इनहेरिट क्या करते हैं? कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं अपने मतलब बेबी इनहेरिट करते हैं अपने मदर से एंड फादर से। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर की होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपके मदर की ब्लू आइज़ हैं तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल कि आपकी आइज़ भी ब्लू हो सकती हैं, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक है आपकी मम्मा की जो आप में आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर पापा की टॉल हाइट है, मम्मा की भी टॉल हाइट है, दोनों की टॉल हाइट है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे की हाइट भी बड़े होकर कैसी हो? टॉल हो। और या फिर शॉर्ट हाइटेड हैं दोनों ही, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों, जो न्यू बेबी बॉर्न मीन्स जब बड़ा हो जाएगा, ग्रो होगा, तो उसकी हाइट भी शॉर्ट हो सकती है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। या ऐसा हो सकता है कोई ऐसा ट्रेट जो फादर में है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान सकते हैं कि फादर के बहुत सारे होते हैं लड़के ऐसे जिनके अपनी एज में आके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी जो न्यू जनरेशन होगी, तो मीन्स उनके जो बच्चे पैदा होंगे, हो सकता है एक एज पर आके उनके भी जो हेयर हैं वो शेड हो सकते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बच्चों को अपने मम्मी और पापा से मिलती हैं। Look at your brother or sister. If you can see, if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. अपने जो आपके भाई बहन होंगे उनमें भी आप देख सकते हैं इवन कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनको अपने आपके पापा से मिली होंगी, कुछ मम्मा से मिली होंगी। क्योंकि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम देख सकते हैं ना कि जो एग सेल होता है वो मदर से आ रहा है एंड जो स्पर्म सेल है वो फादर से आ रहा है। देयरफॉर उनके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आते हैं कुछ ना कुछ जो कि बच्चों में आ जाती हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज़ जहाँ आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसे बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप सोचेंगे फर्टिलाइजेशन तो मम्मा के मीन्स मदर बॉडी में ही देख सकते हैं कि द मदर गेट प्रेग्नेंट, तो आप सोचेंगे कि उनकी बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन होता है, बट नो, ऐसा भी होता है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, फ्रॉग देख सकते हैं, उनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फॉर श्योर, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउस, डॉग्स एंड हेंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन काफ़ी सारे एनिमल्स में होता है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि ह्यूमन मीन्स हम लोग, काउस में, डॉग्स में, हेंस में, इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सो आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले ये बॉक्स पढ़ेंगे, जो कि ये भी पता होना काफ़ी नेसेसरी इंपॉर्टेंट है। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़? क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है?
तो आइए चलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसके बारे में। बोजो एंड Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked। तो जैसे हमने देखी थी पिक्चर, आप लोगों ने देखी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जब आपने पिक्चर देखी थी तो आपने क्या देखा था कि ओवरीज जो कनेक्टेड रहती हैं, आपने देखा था कि जो ओवरीज हैं वो एक फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड हैं। इस तरीके का फेलोपियन ट्यूब होता है, आपने देखी थी दोनों साइड इस तरीके का ट्यूब होता है फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी बोला जाता है। ये आकर यूट्रस से कनेक्टेड होता है, ओवरीज को कनेक्ट करता है यूट्रस से। ये जो फेलोपियन ट्यूब है किसी किसी की जो मीन्स किसी फीमेल की बॉडी में ब्लॉक रहता है, मीन्स फ्लो नहीं, मतलब कि स्पर्म की एंट्रेंस नहीं होती, यहाँ से ब्लॉक रहता है, यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता। इवन फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक रहते हैं तो स्पर्म नहीं पहुँच पाता यूट्रस तक। तो इस केस में क्या होता है, द मदर कांट दैट स्पेसिफिकली दैट विमेन कांट गिव बर्थ टू द बेबी। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, क्या होता है, दीज वुमेन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दीज वुमेन आर अनेबल टू बेयर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बोला फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहते हैं तो स्पर्म यहाँ से एंटर ही नहीं कर पाते कि यूट्रस तक जा पाए और फर्टिलाइजेशन हो। In such cases, doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF in vitro fertilization outside the body। तो IVF क्या होता है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है। बट ऐसे नहीं कि फीमेल बॉडी के बाहर ही ऐसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है। केवल फर्टिलाइजेशन होने तक के टाइम के लिए, मीन्स एग फर्टिलाइज हो जाए, एक बार जाइगोट बन जाए, उसके बाद वापस से इसे एग को डाल दिया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो इस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, दे कलेक्ट द एग फ्रॉम द मदर्स बॉडी, फ्रॉम द मदर, एंड दे ऑल्सो कलेक्ट द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड दे कीप देम टुगेदर फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो इस केस में जब फर्टिलाइजेशन कुछ घंटों के लिए बाहर होती है, एक बार फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है बाहर, तो इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं IVF या फिर विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, द ज़ाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इज प्लेस्ड इन मदर्स यूट्रस। जैसे मैंने आपको बोला, जब फर्टिलाइजेशन इन केस होने लगती है, फर्टिलाइजेशन बाहर होने लगती है, तो एक कुछ आवर्स के लिए या फिर वीक के लिए, मान लीजिए मोस्ट प्रोबेबली एक वीक के लिए बाहर रखा जाता है। उसके बाद जब फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद मदर की बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। अकर जब होने लगता है फर्टिलाइजेशन, उस जाइगोट को वापस से अलाउ कर दिया जाता है, मदर की बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। हालांकि जो बेबी पूरा जो डेवलपमेंट होता है बेबी का जाइगोट के बाद और डेवलप होगा ना, तो इसका जो पूरा कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होता है, ये हालांकि मदर की बॉडी में ही होता है। जब जाइगोट प्लेस कर देते हैं मदर की बॉडी में, फर्टिलाइज एग प्लेस कर देते हैं, उसके बाद जो डेवलपमेंट नॉर्मल बेबी जैसे डेवलप होते हैं, सिमिलरली ये जो IVF के थ्रू जो बेबीज़ होते हैं वो भी डेवलप होते हैं इन मदर्स बॉडी। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो जो बेबीज़ इस टेक्निक के थ्रू पैदा होते हैं, इस टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला जाता है, ऐसे नहीं कि बेबी टेस्ट ट्यूब में पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला अप्रॉक्सीमेटली एक वीक मान लीजिए या कुछ घंटे मान लीजिए, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लेस कर लिए जाते हैं। दोनों एग को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है, फॉर्म फ्यूजन के लिए एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। इसलिए इस टेक्निक को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। जो इस टेक्निक को तो विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बट जो बेबीज़ बोर्न होते हैं इस टेक्निक के थ्रू, इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स। हालांकि ये टर्म थोड़ा करेक्टली यूज़ नहीं है, मिसलीडिंग है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जान के कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्यों बोला जा रहा है। केवल इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, कुछ घंटे के लिए स्टार्टिंग में कहाँ रखा जाता है, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। टेस्ट ट्यूब्स आप लोगों ने देखे होंगे, ज़्यादातर जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं वहाँ आपको दिख सकते हैं, आसानी से दिख जाएंगे, ग्लास के जो होते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place in water. Let us find out what happens. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल होता है फीमेल बॉडी के अंदर ही, एक्सटर्नल होता है फीमेल बॉडी के बाहर। अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या होता है।
Activity 9.1. Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. Look out for clusters of frogs egg floating in water. Write down the color and size of the eggs. आप कभी जाइएगा, जैसे स्प्रिंग का मौसम है, रेनी सीज़न हो रहा है, तो आप पॉन्ड की तरफ, किसी तालाब की तरफ जाइए, या फिर जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ एग्स नज़र आएंगे, काफ़ी सारे एग्स नज़र आएंगे जो कि क्लस्टर में होंगे, ग्रुप में होंगे। वो एक्चुअली क्या होते हैं, फ्रॉग के एग हैं। फ्रॉग के एग्स होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं पानी में। आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस कलर के हैं, किस साइज़ के हैं। सिंपल सी एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। जब स्प्रिंग का टाइम है, रेनी सीजन का टाइम है, जो फ्रॉग्स और जो टोड्स होते हैं वो कहाँ जाने लगते हैं इस सीज़न में, पॉन्ड्स या फिर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स की तरफ। अब यू माइट बी वंडरिंग दैट फ्रॉग्स और टोड्स अलग अलग से क्यों लिखा है, क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। जो फ्रॉग टोड्स में जो डिफरेंस रहता है, फ्रॉग्स के जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं, इवन उनके हेड से बड़े रहते हैं, तभी वो ईजिली जंप कर पाते हैं। बट जो टोड्स होते हैं, टोड्स के जो लेग होते हैं वो काफ़ी मीन्स छोटे होते हैं, कंपैरेटिव व्हेन वी कंपेयर टू द फ्रॉग्स, छोटे होते हैं तो वो कर पाते हैं। सिंपल माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। तो जब हम देख सकते हैं रेनी सीजन में टोड्स और फ्रॉग्स पॉन्ड्स या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स की तरफ जाने लगते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द मेल एंड द फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। तो जब मेल फ्रॉग और जो फीमेल होता है इसी का जब पानी में आते हैं साथ, तो क्या होता है, फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, फीमेल जो होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है, केवल एक नहीं, क्या बोल रखा है यहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। जैसे कि हेन का एग हम देखते हैं, मुर्गी का एग कैसा होता है, वो किससे कवर्ड रहता है, एक शेल से। हम देखते हैं ना एग जो लेकर आते हैं बाहर से ख़रीद कर, वो किससे होता है, शेल से। वाइट कलर का शेल हम देख सकते हैं जिसे हमको तोड़ना पड़ता है, आपने देखा है। तो फ्रॉग के एग ऐसे नहीं होते। फ्रॉग के एग कैसे होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, ये फ्रॉग्स के एग हैं, एग्स हैं। एक फ्रॉग के काफ़ी सारे जो क्लस्टर में आप देख सकते हैं एग्स होते हैं, तो आप उसका अपीयरेंस देखिए कैसा है, सिंगल एग का अपीयरेंस देखिए कैसा है। फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल, शेल से कवर्ड नहीं रहते हो, कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, काफ़ी डेलिकेट रहते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। तो आप हर एक सेल में देख सकते हैं एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर की तरफ, एक लेयर दिख रही है एग के बाहर, जो कि इसको क्यों है, इन सब एग के सारे ही एग्स के बाहर आप देख सकते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही होती है कि कोई भी इस एग को मीन्स इसको नुकसान नहीं पहुंच पाए। डेलिकेट होते हैं बट क्या होता है, ये जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं फ्रॉग्स के एग। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। जब एक बार एग ले कर देती है फीमेल, जब एग ले कर देती है उसके बाद स्पर्म इसके ऊपर आकर इसके ऊपर क्या करता है, स्पर्म डिपॉजिट करता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। तो इस वाटर में, इस पानी में ही हर एक स्पर्म स्विम करता है, जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, पीछे की तरफ टेल होती है स्पर्म के, तो रैंडमली स्विम करता है पानी में और फ्यूज़ करता है इन एग्स के साथ आकर। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स। तो फ्यूज़ मतलब क्या, आपस में मीट करते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं एग्स एक दूसरे के, मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्यूज़ करते हैं। तो व्हाट डज इट रिजल्ट्स इन, इट रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, यही तो होता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब दोनों के एग आपस में मीट करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन से अपनी अपनी बुक्स में, कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जब फ्यूजन, मेल गैमीट का फ्यूजन मतलब स्पर्म का और फीमेल गैमीट का फ्यूजन मतलब ओवा का फीमेल बॉडी में न होकर फीमेल बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, ऐसे फ्यूजन को, ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश, फ्रॉग्स एट्सेट्रा। तो ज़्यादातर एक इसमें होता है एक्वेटिक एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे कि फ़िश हो गई, स्टारफिश हो गई, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मोड देखा जाता है। अब देखते हैं बूजो क्या बोलता है यहाँ पर। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेरस
अ hen lay egg only lays only one egg at a time। तो वो जो सोचता है फिश फ्रॉक्स ये हंड्रेड्स ऑफ एग साथ में क्यों रिलीज़ करते हैं, साथ में क्यों ले करते हैं। जैसे कि हैन है तो हैन तो एक ही एग रिलीज़ करती है एक टाइम पे, ऐसा क्यों। तो देखते हैं पहेली क्या आंसर करती है इस बात का। तो पहेली ने अपना आंसर यहाँ पर दिया है भूजो को समझाते हुए। Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals। तो पहेली बताती है भले ही इस तरीके के एनिमल्स हंड्रेड्स में 100 की मात्रा में अपने एग रिलीज़ करते हैं पानी में, और वो जो स्पर्म्स भी हंड्रेड्स में रिलीज़ होते हैं पानी में, लेकिन सारे ही एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते, सारे ही एग्स फर्टिलाइज होकर न्यू इंडिविजुअल में नहीं डेवलप हो पाते। क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द एग्स एंड द स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज काफ़ी सारे एग्स तो ख़राब हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि हो सकता है पानी की जो बहाव है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, विंड चल रही है, हवा चल रही है, रेनफॉल हो रही है, जिस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं काफ़ी सारे। तो जो एक हाथ दो बच जाते हैं वही केवल डेवलप हो पाते हैं, उनका ही केवल फ्यूजन हो पाता है। इवन काफ़ी सारे एक्वेटिक मीन्स एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं वाटर में ही। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स, मतलब कि इन एग को खा जाते हैं। जब इनको ऐसे एग्स दिखते हैं तो वो खाना समझकर इसको खा जाते हैं। तो कितने बचे? हंड्रेड्स में से बचते कितने हैं? 2-3 मुश्किल से बच पाते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन फर्दर पॉसिबल होता है, जो डेवलप हो पाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them। इसलिए इनका 100 की मात्रा में मीन्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रोडक्शन ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर ये हंड्रेड्स में ले नहीं करेंगे एग, तो अगर सपोज़ 1 या 2 एग भी ले करा तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए 100 की अमाउंट में ले करते हैं, ताकि लास्ट में 1-2 जो थोड़े बहुत जो भी बच जाते हैं, नंबर तो एग्जैक्ट नहीं होता, तो आप बाद में जाकर वो डेवलप हो पाए न्यू इंडिविजुअल में। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया आज सब कुछ। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन। अभी हमने जितना भी कवर करा है आप वापस से पढ़िएगा, समझिएगा चैप्टर वापस से। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। द नेक्स्ट टॉपिक वील कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।